हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट सेकेंड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एटम्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, किसी एक पार्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो हम लोगों ने देखा था 2n² के फॉर्मूला से। यहाँ पे n था नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड ये बताता था कि किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिट, इसके बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था 18 एलिमेंट का, फर्स्ट 18 एलिमेंट का। नोबल गैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नोबल गैस इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब ये रिएक्ट नहीं करता जनरली। देखिए, कोई एटम रिएक्ट ना करे इसके लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एटम इनर्ट होता है, मतलब उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एटम स्टेबल होता है। तो देखिए, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 था। देखिए, जब एटम के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट रहेगा तो उस केस में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो एटम स्टेबल रहेगा। जब एटम के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट हो एंड वो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एटम स्टेबल रहेगा। बट जब एक से ज़्यादा ऑर्बिट हो उस केस में एटम को स्टेबल रहने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, नियॉन के केस में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये भी इनर्ट है। देखिए, इनर्ट गैस, जितना नोबल गैस होता है सारा इनर्ट होता है, क्योंकि सबके लास्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ देखिए, आर्गन का 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हीलियम देखिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल है क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है। और हम लोगों ने देखा कि जब फर्स्ट ऑर्बिट का केस हो, जब एटम के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट हो, उस केस में जब एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो स्टेबल हो जाता है। तो ये नोबल गैस है, इसका भी नाम याद कर लीजिए। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने देखा था कि फर्स्ट सेल में देखिए, ये जो ऑर्बिट है इसी को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। और इसको हम लोग इसका नाम देते हैं, के से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को के बोलते हैं, सेकेंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन, इसी तरह कंटिन्यू ये होता जाता है। याद रखिए, इस ऑर्बिट को ही एनर्जी लेवल बोलते हैं एंड इसका नेमिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं के से। एंड फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी 2 होता है, सेकेंड का 8 होता है, थर्ड का 18 होता है, फोर्थ का 32 होता है, इस 2n² के फॉर्मूला से। देखिए, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, यह है फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। तो याद रखिएगा, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। अगर सिर्फ सिंगल ऑर्बिट है उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा उसको स्टेबल रहने के लिए, बट मोर देन 1 ऑर्बिट है तो उसको स्टेबल रहने के लिए लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए जिस एटम के पास लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो अनस्टेबल होता है एंड वो इलेक्ट्रॉन ढूंढते रहता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर सके अपने लास्ट ऑर्बिट का, मतलब ऑक्टेट पूरा कर सके। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके, मतलब ऑक्टेट अपना पूरा कर सके एंड ऑक्टेट पूरा करने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जिस भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो केमिकली रिएक्ट करता है ताकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए और उसका ऑक्टेट पूरा हो सके। इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, जैसे देखिए सोडियम यहाँ पे जो था, तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, बट इसके अंदर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है।
तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब इसके पास 2 ऑर्बिट बचेगा और सेकेंड ऑर्बिट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। उस केस में ये सोडियम प्लस बना देगा एंड स्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ क्लोरीन के केस में देखिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्लोरीन माइनस बना देगा एंड स्टेबल हो जाएगा। अभी इसके और लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन ही लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा और ये Cl माइनस के फॉर्म में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। देखिए इस सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस इनर्ट क्यों होता है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा रहता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट रहता है, इसीलिए ये इनर्ट होता है। 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू एन एटम। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एटम स्टेबल हो जाता है। बट जब फर्स्ट सेल को हम लोगों ने के नाम दिया था, के से नाम स्टार्ट होता है ना, KLMN। तो जब के सेल का बात होता है, जब सिर्फ के सेल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पे ही वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखिए केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है? तो कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से कॉम्बाइन करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए। An atom can achieve the inert gas electron arrangement in 3 ways। inert gas electron arrangement का मतलब है कि जैसे देखिए inert gas का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है, ये inert gas का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है। सारा inert gas के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसी को बोलते हैं inert gas इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। तो एटम inert gas इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट अचीव करेगा 3 वे में। 3 तरह से कोई भी एटम अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मेटल के केस में देखा, ये सारा केस में देखा था। लिथियम के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको लूज कर देगा, इसके पास सिर्फ एक ऑर्बिट बचेगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, तो ये स्टेबल रहेगा। इस केस में देखिए सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको लूज कर देगा। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लूज कर देगा और इसका ऑक्टेट सेकेंड ऑर्बिट में पूरा रहेगा, तो इस तरह ये स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, क्योंकि इसके सेकेंड ऑर्बिट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हटा देगा, अब इसके पास सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा है। तो ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना बाहर में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा। अब इसके पास सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 2+ चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो 2 प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये 2+ हो जाएगा। इसी तरह एल्युमिनियम का केस है, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, लूज कर देगा एंड Al3+ के फॉर्म में आ जाएगा। तो जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना स्टेबिलिटी गेन करता है। याद रखिए एटम जनरली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन करता है, बट नॉन मेटल, ये सारा देखिए नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी गेन करता है, स्टेबिलिटी रीच करता है। जैसे ये देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा एंड 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा और इस तरह से ये 2- के फॉर्म में आकर के स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। फ्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा करेगा और ये F- के फॉर्म में आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, तो ये N3- के फॉर्म में हो जाएगा। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबिलिटी गेन करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब हुआ लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाना। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट पूरा करता है, बट मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्टेट पूरा करता है। तो 2 केस हुआ अभी हम लोगों ने देखा, पहला इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा करना एंड दूसरा देखा
इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करना। इसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा है। फिर बचा ये जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो जनरली ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। जैसे मीथेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसका फार्मूला होता है CH4। तो ये देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे स्टेबिलिटी लेता है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फॉर्मूला था CH4, मतलब एक कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 एंड 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट होता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के पास 1 हो गया। तो फॉर्मूला CH4 मतलब 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ये देखिए ये कार्बन अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा। ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, ऐसे देखिए। ये कार्बन का एक जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन कार्बन का सेकेंड हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, मतलब सेकेंड हाइड्रोजन के एटम के साथ बॉन्डिंग बनाता है। थर्ड यहाँ पे थर्ड हाइड्रोजन के साथ, फोर्थ यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए इसका किस तरह से ऑक्टेट पूरा होता है। अब कार्बन के पास देखिए, कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दिया नहीं है ना ही इससे लिया है। हाइड्रोजन को कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन अपना दिया है ना ही लिया है, इसने शेयर करा है। ये शेयर करा है मतलब हाइड्रोजन वाला कार्बन, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी है एंड हाइड्रोजन के पास भी है, एंड कार्बन वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास भी है एंड हाइड्रोजन के पास भी है। इस तरह देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 पहले से था एंड 1 2 3 4 शेयर कर लिया, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एंड ये स्टेबल हो गया क्योंकि ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। एंड हाइड्रोजन का केस देखिए, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट है और हाइड्रोजन के पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन देखिए कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, मतलब ये भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और दूसरा शेयर्ड है जो कि इसके पास भी है एंड कार्बन के पास भी है। तो इस केस में इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्टेट नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। हाइड्रोजन का भी इस केस में देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है और एक कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया एंड ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबिलिटी गेन कर रहा था, एंड ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबिलिटी गेन किया। तो 3 तरह से कोई भी एटम स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। पहला है इलेक्ट्रॉन लूज करके, दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, थर्ड है शेयर करके। एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करके। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पे बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबिलिटी गेन करेगा। देखिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, तो जितना एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसका वैलेंसी होता है। जैसे देखिए
लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, इसका मतलब ये एक बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ, तो वैलेंसी हम लोग बोलते हैं कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे लिथियम अगर एक के साथ कॉम्बाइन कर सकता है तो लिथियम का वैलेंसी एक हो गया। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके जो बॉन्डिंग बनाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के वजह से आया। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, इस केस में 2 हो जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके अगर ये स्टेबिलिटी गेन करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हो जाएगा, बोरॉन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बेरिलियम का 2 हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसी तरह लिथियम का 1 हो जाएगा। तो इस वैलेंसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। एंड जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बनाता है उस केस में उसको कोवैलेंसी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 कोवैलेंसी हो जाएगा क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखिए वैलेंसी को ही इलेक्ट्रोवैलेंसी या कोवैलेंसी बोलते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके जो वैलेंसी आएगा उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं, एंड जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो वैलेंसी आएगा उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। ये कुछ खास नहीं है, बस उसी वैलेंसी का अलग अलग नाम है। ये वैलेंसी का डिफिनीशन है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। जितना केमिकल बॉन्ड बनाएगा मतलब जितना उसका कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी होगा। इट इज़ डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना वैलेंसी होगा किसी एटम का वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, एंड जितना इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी के अकॉर्डिंग इसका वैलेंसी होता है। इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका वैलेंसी जनरली 2 हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के केस में इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा जनरली क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है। बोरॉन के यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। तो मेटल के केस में वैलेंसी जितना वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है, एंड नॉन मेटल के केस में वैलेंसी जितना इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको 8 से माइनस करके निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है तो 8 - 6 = 2। नाइट्रोजन के केस में 5 है तो 8 - 5 = 3। ये इसका वैलेंसी हो गया। ये ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया। फ्लोरीन का देखिए 8 - 7 = 1। आउटर मोस्ट में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 से इसको माइनस करके इसका वैलेंसी निकालेंगे तो फ्लोरीन का जनरली वैलेंसी 1 हो जाता है। सेम चीज़ है यहाँ पे वैलेंसी ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंसी हो जाता है। एंड नॉन मेटल के केस में 8 से माइनस कर देते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो उसका वैलेंसी निकल जाता है। आइसोटोप, आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। देखिए बहुत सारा एलिमेंट का अलग अलग तरह का एटम होता है, मतलब सेम एलिमेंट का अलग अलग एटम होता है। अलग अलग एटम होने का मतलब है कि एटम 2 एटम मतलब अलग अलग एटम का अलग अलग मास नंबर होता है। मतलब एलिमेंट सेम है, एलिमेंट ए ही है बट इसका मास अलग अलग हो जाता है। अगर ए एलिमेंट का एक्स एंड वाई 2 एटम है तो एक्स एटम का मास कुछ और होगा एंड वाई एटम का मास कुछ और होगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल दिया हुआ है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है एंड इसका मास 35 होता है, एंड क्लोरीन का जो आइसोटोप होता है इसका मास 37 होता है, एंड इसका भी एटॉमिक नंबर 17 ही होता है। मतलब किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का एटम का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास डिफरेंट है। देखिए हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे देखिए Cl का
फर्स्ट एटम है क्लोरीन का एंड ये क्लोरीन का मान लीजिए सेकेंड एटम है। तो क्लोरीन के फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर है 17 एंड क्लोरीन के सेकेंड एटम का भी एटॉमिक नंबर है 17 ही, बट फर्स्ट का मास है 35 एंड सेकेंड का एटॉमिक मास है 37। देखिए एटॉमिक मास हम लोगों ने निकाला था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर हम लोगों ने देखा था। तो एटॉमिक मास होता है नंबर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे क्लोरीन के केस में देखिए इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब दोनों केस में प्रोटॉन 17 ही है। एटॉमिक मास डिफरेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएगा। तो क्लोरीन के केस में क्लोरीन का आइसोटोप है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का जो दो एटम है, एक एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है एंड दूसरे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग है। देखिए फर्स्ट केस में 18 न्यूट्रॉन है एंड सेकेंड केस में 20 न्यूट्रॉन है। तो इसका मास जब निकालिएगा तो 17 प्रोटॉन प्लस 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका मास निकालिएगा तो 17 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 37 एंड ये हो जाएगा 35। मास नंबर हम लोग निकालते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही। तो जब किसी एलिमेंट का एटम का अलग अलग मास होगा, मतलब एलिमेंट सेम है बट उसके एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, इसी को आइसोटोप बोलते हैं। तो ये क्लोरीन का दो आइसोटोप हो गया, एक हो गया Cl35 एंड एक हो गया Cl37। ऊपर हम लोग मास नंबर लिखते हैं ना और नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया 17, ये हो गया 17। तो ये दो आइसोटोप हो गया Cl35 एंड Cl37। देखिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन होता है, जनरली सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। वैसा हाइड्रोजन जनरली पाया जाता है, एबंडेंस में पाया जाता है, जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में देखा था, यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया है, बट एक इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, जो एबंडेंस में पाया जाता है उस हाइड्रोजन के पास। सेकेंड आइसोटोप है इसका ड्यूटेरियम, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसके पास एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, जिसकी वजह से इसका मास 2 हो जाता है। थर्ड को बोलते हैं ट्राइटियम, इसके पास 2 न्यूट्रॉन होता है एंड एक प्रोटॉन होता है। तो याद कर लीजिए हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, पहला को प्रोटियम बोलते हैं, सेकेंड ड्यूटेरियम है एंड थर्ड ट्राइटियम है एंड एबंडेंस में पाया जाता है प्रोटियम। ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन होता है इलेक्ट्रॉन से। कोई एटम किस तरह से रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तब तक उसका केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगा नहीं, इसीलिए सारा आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मास सबका अलग अलग हो जाता है। इसका मास 1, इसका मास 2, इसका मास 3, तो मास अलग हो जाता है, जिसके वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये अलग हो जाता है आइसोटोप का, बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है। याद रखिएगा आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब अलग हो जाता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइसोटोप्स का सेम रहता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है क्योंकि मास चेंज हो जाता है। एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है वो भी चेंज हो जाता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट मास पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट भी मास पे डिपेंड करता है एंड डेंसिटी भी मास पे डिपेंड करता है। ये देखिए आइसोटोप ऑफ कार्बन है, कार्बन का भी 3 आइसोटोप होता है, C12, C13, C14। देखिए ऑक्सीजन का भी 3 आइसोटोप होता है, 16, 17 एंड 18। आइसोटोप ऑफ नियोन 20, 21, 22, मतलब
एक नियॉन का मास 20 हो सकता है एक एटम का, सेकंड का 21 मास हो सकता है, थर्ड का 22 हो सकता है, 22 हो सकता है। बट एबंडेंस में ये होता है, ऑक्सीजन के केस में एबंडेंस में ये होता है, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन का मास 16 कंसीडर करते हैं, नियॉन का मास 20 कंसीडर करते हैं, कार्बन का भी मास 12 कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये सब बहुत कम पाया जाता है, रेयरली पाया जाता है, इसीलिए ये सब के मास को जनरली हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। और जब ये सब का मास कंसीडर करते हैं तो उस केस में इसका एवरेज मास निकाला जाता है। ऑक्सीजन का एवरेज मास निकाला जाएगा, नियॉन का एवरेज मास निकाला जाएगा, कार्बन का एवरेज मास निकाला जाएगा। इसी को फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बोलते हैं या फिर एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। एंड इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट आइसोटोप का, जैसे कार्बन का फर्स्ट आइसोटोप हो गया C12, तो मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, तो फर्स्ट आइसोटोप का मास हो गया 12 इंटू एबंडेंस। नेचर में ये कार्बन C12 जो है कितना ज़्यादा पाया जाता है, अगर ये 90% पाया गया तो 90 हो जाएगा बाई 100, ये देखिए बाई 100 प्लस इसका सेकेंड आइसोटोप का मास, तो सेकेंड आइसोटोप का मास है 13 इंटू इसका एबंडेंस मान लीजिए कि 8% है, तो ये 8/100 हो जाएगा, प्लस थर्ड आइसोटोप है 14, तो इसका मास हो जाएगा 14 इंटू इसका एबंडेंस, तो ये 90 और ये 8 हो गया, तो 98 हो गया, इसका बचा 2% एबंडेंस बाई 100। इसको कैलकुलेट कीजिए, जो आएगा ये इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हो गया। मतलब मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट इंटू एबंडेंस बाई 100 प्लस मास ऑफ आइसोटोप सेकेंड इंटू एबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप बाई 100। इसी तरह अगर थर्ड आइसोटोप है तो थर्ड का भी मास हो जाएगा इंटू एबंडेंस बाई 100 हो जाएगा, फोर्थ है तो फोर्थ भी हो जाएगा। इस तरह करके फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन नेचर में दो फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ब्रोमीन का दो आइसोटोप होता है, एक Br79 के फॉर्म में एंड दूसरा Br81 के फॉर्म में। मतलब एक का मास 79 होता है, दूसरे का मास 81 होता है। और फर्स्ट आइसोटोप ये जो 79 वाला है ये नेचर में 49.7% पाया जाता है, एंड ये सेकेंड जो ब्रोमीन का आइसोटोप है जिसका मास 81 है ये 50.3% पाया जाता है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास या फिर फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट आइसोटोप का मास लेते हैं 79 इंटू इसका एबंडेंस, कितना एबंडेंस है तो ये है 49.7/100 प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास 81 इंटू एबंडेंस इसका है 50.3/100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकल जाएगा। अब देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, the isotope which are unstable and emit various type of radiation are called radioactive isotopes। देखिए बहुत सारा आइसोटोप, कुछ आइसोटोप जो होता है जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, आइसोटोप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होता है जिसके वजह से ही आइसोटोप क्रिएट होता है। कोई भी एटम का, कोई भी एलिमेंट का अगर दो एटम है और दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो इस केस में वो दोनों एक दूसरे का आइसोटोप हो जाता है। हम लोगों ने देखा था अभी, जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा हाइड्रोजन का एग्जांपल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट था जिसकी वजह से ये आइसोटोप हो गया। तो वही यहाँ पे बहुत सारा आइसोटोप ऐसा होता है जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने के वजह से रेडिएशन इमिट करता है। रेडिएशन इमिट करने का मतलब एनर्जी इमिट करते रहता है, जिसके वजह से उसको हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं। एंड ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है ये ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। जो रेडिएशन निकलता है आइसोटोप से वो ह्यूमन के लिए खतरनाक होता है, ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप वैसा आइसोटोप जो रेडिएशन इमिट करे उसी को रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एक्चुअली हम लोग यूज़ भी करते हैं बहुत तरह से, जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है, यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है 235। इसको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। आइसोटोप का यूज़ हम लोग ट्यूमर पता लगाने का भी, मतलब ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे ट्यूमर है, अगर ब्रेन ट्यूमर है उसको, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग
रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करते हैं। या फिर कहीं बॉडी में ब्लड क्लॉट हो गया है उसको भी पता करने के लिए हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज करते हैं। या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी आजकल यूज होने लगा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज हम लोग कैंसर के यूज में भी, कैंसर को ट्रीट करने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। आइसोबार वैसा दो एलिमेंट या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकता है जिसका मास नंबर सेम हो। जैसे यहाँ पे आर्गन एंड कैल्शियम का देखिए, आर्गन के पास 18 प्रोटॉन होता है, 22 न्यूट्रॉन होता है एंड इसका मास नंबर 14 होता है, 40 होता है। कैल्शियम के केस में देखिए प्रोटॉन इसके पास 20 होता है, न्यूट्रॉन इसके पास 20 होता है एंड इसका मास नंबर 40 होता है। मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही होता है। तो 18 + 22 40, 20 + 20 40, मतलब वैसा दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वैसा दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, ऐसे को आइसोबार बोलते हैं। बार का मतलब मास होता है, आइसो मतलब सेम, मतलब जिसका मास सेम हो उसको आइसोबार बोलते हैं। तो इसी तरह सोडियम एंड मैग्नीशियम का भी, सोडियम का मास 24 हो जाता है, मैग्नीशियम का भी 24 होता है। सोडियम का आइसोटोप होता है, तो सोडियम के एक में न्यूट्रॉन होता है 12 एंड दूसरे में होता है 13 न्यूट्रॉन एंड इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इस केस में देखिए, इस केस में इसका मास हो जाएगा 24। जनरली 23 हम लोग इसका मास लेते हैं क्योंकि ये आइसोटोप सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बट ये वाला पाया जाता है बट बहुत कम पाया जाता है जिसका मास 24 होता है एंड मैग्नीशियम का भी मास 24 होता है। तो ये आइसोबार हो गया आपस में क्योंकि ये दोनों का मास सेम है। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ थ्योरी बचा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से रिलेटेड एंड कुछ मॉडल्स बचा हुआ है, वोर्स एटॉमिक मॉडल वगैरह, रदरफोर्ड के बारे में कुछ पढ़ना है, वो सब थ्योरी वाला पार्ट है, वो सब आप लोग बुक पढ़िएगा एक बार, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे वो सब का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस कुछ है नहीं। आप लोग ये दोनों लेक्चर अच्छे से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखिए एंड फिर बुक्स को पढ़िए। जितना भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को जानना है, जो आप लोगों को आगे हेल्प करने वाला है, वो सारा मैंने ये दोनों पार्ट में बता दिया है। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।